नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तराखंड में जनमत ईवीएम में कैद हो गया है और इसके साथ ही जीत को लेकर दावे भी शुरू किए गए हैं। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके दिन फिर से वापस आएंगे। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। वो अपनी सरकार बनने की उम्मीद भी लगाए बैठी है। तो इससे पहले हम चर्चा करेंगे देवभूमि के चुनावी दंगल की और जानेंगे कि वहां की जमीनी हालात क्या हैं, स्थिति क्या है और जिस तरह से तमाम पार्टियां जो दावे कर रही हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। 2022 के जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और मतदान भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता का, देवतुल्य जनता का हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। और जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, सुरक्षा बलों के लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, सभी ने शांतिपूर्ण मतदान किया है, मतदान करवाया है, उसमें सभी ने सहयोग किया है। सभी के हम आभारी हैं और हम आशा करते हैं कि नई सरकार गठन होगी और नई सरकार उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य को और नौनिहालों के भविष्य को बनाने वाली सरकार होगी। तो उत्तराखंड का दंगल तो अभी बंद हो चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। अब जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनको उम्मीद है कि पता नहीं जनता ने किसको समर्थन दिया है, जनता का रुख किसकी तरफ रहा है। हालांकि चुनावों से पहले अगर बात करें तो इस बार उत्तराखंड में एक नई अलग स्थिति देखने को मिली। दरअसल आमतौर पर देखा जाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक बड़े दल के तौर पर वहां मौजूद हैं और एक के बाद एक की सरकारें वहां पर आती रही हैं। लेकिन स्थिति इस बार थोड़ी सी अलग थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी लगातार उत्तराखंड में जमकर प्रदर्शन किया और जाकर के तमाम योजनाएं लोगों के बीच में रखी, लोगों से मुलाकात की। खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर के प्रचार प्रसार किया। इसकी वजह से शुरुआती दौर में यह लगने लगा था कि उत्तराखंड की हवा में शायद इस बार बदलाव हो सकता है। हालांकि चुनाव के समय आते आते आम आदमी पार्टी की जो हवा है वो थोड़ी सी थम सी गई थी और उसके बाद यह साफ हो चुका था कि उत्तराखंड में अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। लेकिन देखना यह है कि जो लोगों ने ईवीएम में जिन प्रत्याशियों की किस्मत को बंद करके रख दिया है, किसको वो समर्थन दिया है, कौन वो पार्टी है जिसे उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार किया है। क्या मिथक टूटेगा कि जो एक के बाद अलग अलग सरकारें हर साल बदलती हैं, क्या इस बार भी बदलेगी या नहीं बदलेगी? बीजेपी दोबारा से वापसी करेगी? कांग्रेस के ऐसे क्या वो मुद्दे रहे, कांग्रेस की ऐसी क्या वो बात रही जिसको लेकर जनता उसे स्वीकार करे? इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि वहां के लोगों की क्या मनोदशा इस बार रही। दरअसल अगर देखा जाए तो जो अन्य प्रदेश हैं जहां मैदानी इलाके हैं, वहां की परिस्थिति, वहां के मुद्दे अलग रहते हैं। उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां की समस्याएं, वहां के मुद्दे और वहां का जो वायुमंडल है वो बिल्कुल अलग है। तो सीधी सीधी बात है कि फर्क तो है, लेकिन अब लोगों की राय क्या रही होगी, लोगों की मनोदशा कहां पहुंची होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम जो दावे वायदे सभी पार्टियों ने किए हैं, लोक लुभावन वायदे भी किए गए हैं, तो क्या जनता उस भंवर में भी फंसी है? ये हम सब जानने की आज कोशिश करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गोपाल पाठक, बीजेपी नेता, अश्विनी हांडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ नरेश तोमर, संवाददाता हरिद्वार से, वेद प्रकाश यादव, संवाददाता किच्छा से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले वेद प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति अभी तक देखने को मिली? चूंकि अब मतदान हो चुका है, लेकिन जिस तरह से तमाम वायदे, अगर मौजूदा सरकार की वहां की बात करें, बीजेपी की, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उन्होंने कैंपेन किया, अमित शाह ने वहां पर कैंपेन किया। क्या कुछ इसका फर्क वहां पर लोगों पर पड़ा? कांग्रेस ने तमाम वादे किए, खास करके उनका एक मुख्य मुद्दा सिलेंडर को लेकर रहा। 500 रुपए के अंदर अंदर में सिलेंडर देने की बात उन्होंने कही। राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। तो क्या इसका कुछ असर जनता पर पड़ेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की जो मॉडल है उसको लेकर वहां रखा और उन्होंने कहा कि रोजगार दिया जाएगा, लोगों को
मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही जो बेरोजगार छात्र हैं उनको भी कुछ राशि दी जाएगी हर महीने, महिलाओं को हर महीने राशि दी जाएगी, फ्री की बिजली दी जाएगी। तो क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिली चुनाव से पहले कि लोगों की मनोदशा आखिर कहां थी, या फिर लोग भ्रमित थे? जी दिनेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड का जो उधमसिंह नगर जिला है ये तराई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव शुरू होने से 6 महीने तक काफी बढ़ चढ़ के प्रचार किया था। और 6 महीने पहले जिस तरह से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी किच्छा के साथ साथ उधमसिंह नगर की अन्य 8 सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे चुनाव करीब आया वैसे जो चुनाव भाजपा और कांग्रेस तक आकर सिमट गया। और ये जिला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी जिले से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं। और पुष्कर सिंह धामी का काफी प्रभावशाली नेता रहे हैं क्षेत्र के, क्योंकि युवा नेता है और लगातार वो इसी जिले में सक्रिय थे। फिर यूथ भाजयुमो के जो है अध्यक्ष प्रदेश के रह चुके हैं। तो इस जिले की राजनीति थोड़ी सी विकास को लेकर और रोजगार को लेकर रही, लेकिन क्या नाम है कि ऐसा लगा चुनाव आते आते कि इन मुद्दों के साथ साथ लोग थोड़ा भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। चलिए, हमारे साथ नरेश तोमर भी बने हुए हैं। नरेश, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली जो वहां के क्षेत्र है? चूंकि उत्तराखंड की सबसे विकट स्थिति तो ये बनती है कि पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और दोनों जगह के मुद्दे अलग, वहां के लोगों की भाषाएं तक चेंज हो जाती हैं। तो क्या कुछ स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिली? निश्चित रूप से बिल्कुल अवश्य भाई, आपने सही कहा कि भौगोलिक स्थिति के साथ साथ भाषाएं और परिवेश बिल्कुल अलग अलग है। मैदानी क्षेत्र और प्रदेश क्षेत्र के लोग अलग अलग है, और यहाँ की जो विकास की बातें हैं वो अलग अलग करते हैं। मैदानी क्षेत्र बात करें, दमदमी, हरिद्वार सहित जो हरिद्वार जिला है, इसमें विकास के कार्य को लेकर और किसानों के मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस आगे बढ़ी, क्योंकि जिस तरह से किसानों का मुद्दा लगातार चला और देश के प्रधानमंत्री जिसने जो है किसानों के लिए बाद में सबसे अपील की और बैकफुट पर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिला। और देखे कुंभ के दौरान जो है व्यापारी पर नाराज दिखा, और हमने अगर देखें जिस तरह से कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री का बदलना, उसके बाद जो श्रद्धालुओं को के लिए जो रास्ते खोल देना, कोविड के मामले बढ़ना, और दूसरी लहर में जो है सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा इतने बड़े हानि यहाँ पर हुई, और उसको लिए लोगों ने ये आरोप लगाए कि जिस तरह से कुंभ हुआ उस कुंभ से ही संक्रमण बढ़ा। लेकिन देखें कि इतना बड़ा महा आयोजन हुआ कुंभ, और संतोष में भी संक्रमण देखने को मिला, लेकिन संक्रमण के दौरान जो है सरकार लगातार लोगों से अवेयरनेस करती रही, लेकिन जब तक मामला बढ़ चुका था, इसके बाद एकदम तुरंत मुख्यमंत्री का एक बदलाव हुआ। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए और उन्होंने जल्दी से जल्दी विकास के कार्य करते हुए कोरोना पर भी लगाम लगाई, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी और कांग्रेस को ये मुद्दा मिल चुका था। इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव आ टपके। अब देखते हैं कि कांग्रेस इन मुद्दों को बुलाने में कितनी कामयाब बिल्कुल, और ये बात बीजेपी ये बात अब देखनी होगी कि क्या वाकई जिस तरह से कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो लोगों के बीच तक पहुंच पाई है, लोगों के दिलों तक पहुंच पाई है कि नहीं। अश्विनी जी, कांग्रेस ने इस बार काफी प्रयास किया, और सबसे अच्छी बात यह रही कि गणेश गौंडियाल हर मुद्दे को लेकर के मोर्चे पर रहे, बिल्कुल फ्रंट पर आके उन्होंने हर मुद्दे को उठाया। क्या कुछ ऐसी बात इस बार कांग्रेस की रही जिससे कि कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि वो उत्तराखंड में वापसी करेगी? अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। अश्विनी जी, ऐसे कौन से वो मुद्दे रहे हैं या ऐसी कौन सी बात कांग्रेस की मानी जाए कि जिसे लेकर वो जनता के बीच में पहुंची और जनता उन्हें स्वीकार करे? देखिए, आपने सारे संदर्भ में एक बात कही कि हवा निकल गई है आम आदमी पार्टी की। तो ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी खाली उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में आम आदमी की हवा निकल गई है। वो किस बात पे दावा करते हैं? क्या आपने जो दिल्ली मॉडल देखा नहीं पिछले दिनों कोविड के चलते? जिस तो अश्विनी जी, आप उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से मुकाबला कर रहे थे कि बीजेपी से? मैं वही बताने जा रहा हूं आपको कि बीजेपी की तो अराजकता देश में देखी है। जिस तरीके से बीजेपी ने हर 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री चेंज किया है, वो तो देश देख रहा है, और लोगों ने इसके खिलाफ वोट भी किया है। अब लोग वोट करने जा रहे हैं जो बचे हुए चुनावों में। पूरा देश देख रहा है कि आज किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की जो कमाई के बाहर है,
लोग आज इतना कमा ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी महंगाई है, वो अपना रोजगार ना नहीं मिल रहा है उनको, और रोजगार नहीं मिलने के चाहते बाद महंगाई इस स्तर पे पहुंच गई है कि रोज उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो हमारा मुद्दा यही था, इसीलिए हमने सिलेंडर का वहां पे बताया, और सिलेंडर हमने 700 का रेट फिक्स किया है कि 700 से ऊपर सिलेंडर नहीं होगा, चाहे उसको जितने भी पैसे डालने पड़े एक्स्ट्रा, वो सब्सिडी जो है वो जो है उत्तराखंड की सरकार देगी। उसके साथ साथ मैं और बहुत सारी चीजें चलिए, मतलब कांग्रेस सिलेंडर के भरोसे तक आ गई है अब। गोपाल पाठक भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, उत्तराखंड में तमाम ऐसी बातें रही, मुख्यमंत्री बदलना एक बीजेपी के खिलाफ मुद्दा रहा, दूसरा किसान आंदोलन को लेकर के भी तमाम, चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र उत्तराखंड का काफी है जहां किसान भी हैं, और अगर बात की जाए वहां पर तो सिख समुदाय भी काफी है, मुस्लिम समुदाय भी काफी है, जो आमतौर पर नाराजगी देखने को मिली। क्या ये नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं अभी अश्विनी जी के लिए सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर नहीं बढ़ने देंगे और न जाने क्या क्या, और इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया। सबसे पहले मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ, उसके बाद में गणेश जी आपकी प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। इन्होंने कहा कि ये सिलेंडर को नहीं बढ़ने देंगे। भाई एक बात बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, क्या बात है? 5 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो क्या इन्होंने सबको रोजगार दे दिया था? सभी लोग काम कर रहे थे, महंगाई बिल्कुल नहीं थी। अरे इनके जमाने में तो सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी साहब, ये कितने दूध के धुले हैं। अरे इन्होंने तो जनता के लिए एक सिलेंडर की बात करते हैं, एक सिलेंडर कम रेट पर देने की बात करते हैं, जब इनके जमाने में सिलेंडर ही नहीं था, गाड़ी ही नहीं मिलती थी, सिलेंडर ही नहीं मिलता था, कहाँ से कम देंगे ये? मुझे नहीं लगता ये बेवजह के ये बात है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात करी है, देखिए मुख्यमंत्री बदलने को लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी अच्छे से बताया है। जब पुष्कर धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप देखिए कितना जबरदस्त काम हुआ है, और प्रदेश की जनता ने इतना वोट दिया है, इतना वोट परसेंट रहा है, तो साफ तौर पर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ रही है। और मैं आपको बताऊं गणेश जी, आपने कहा मुस्लिम मतदाता भी है और इनका कोई फर्क पड़ने वाला है, मैं नहीं समझता हूं कि इसका फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करती है, इसलिए मुस्लिम मतदाता हो चाहे वो हिंदू मतदाता हो, जिस तरह से भव्य आयोजन कुंभ का किया है, या फिर बिजली की व्यवस्था रही है, या राशन की व्यवस्था रही हो, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, गणेश जी मुझे नहीं लगता कि जनता इसको नजरअंदाज करेगी। और जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, जिस प्रकार के रुझान मिले हैं, और तमाम टेलीविजन के जो आंकड़े हैं उनमें भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत। आंकड़े पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को अच्छे मिले थे। नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि पश्चिम बंगाल में आप बताइए कहाँ नुकसान हुआ दिनेश जी? 3 से 73 पे पहुंच के बताइए कहाँ नुकसान हुआ। और बहुत सीटें हमारी ऐसी थी तो मात्र 400, 500, 1000 वोट के बीच में हम इन सीटों को हारे। वो इसलिए हारे कि हमारा जो मतदाता था वो कहीं ना कहीं वोट करने नहीं पहुंचा, वरना तस्वीर कुछ अलग। चलिए वेद प्रकाश, अगर हम बात करें मुद्दों को लेकर, महंगाई एक मुद्दा रहा है, किसान आंदोलन भी एक मुद्दा रहा है, इसके अलावा और वहां के क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे क्या रहे? क्या सड़कों को लेकर लोगों को परेशानियां हुई थी? क्या उनको लेकर लोगों ने आवाजें उठाई, या जो वहां के मौजूदा विधायक रहे उनसे नाराजगी रही? स्कूलों को लेकर, अस्पतालों को लेकर, क्या ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये भी इन चुनावों में देखने को मिले हैं और इसका असर पड़ सकता है क्या? आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव जिस तरह से शुरू होने से पहले जो कुछ मुद्दे थे, जो अहम मुद्दे थे, वो धीरे धीरे उन मुद्दों ने जगह अपनी और ज्यादा बनाई। जैसे कि भू कानून को लेके जब पुष्कर सिंह धामी बने थे तो उससे पहले से ही मतलब भू कानून को लेकर लंबे समय से लोगों की मांग चल रही थी, उत्तराखंड के लोगों की, कि पलायन को रोकने के लिए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिसके कारण उत्तराखंड में रोजगार कम हो रहा है, कि भू कानून बनाया जाए जिससे कि उत्तराखंड में जो संपत्ति और जो क्या कहते हैं जमीन बंदरबांट तरीके से बेची खरीदी जा रही है, उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उस पर लगाम लगाया जा सके। उसको लेके लगातार लोगों की मांग चल रही थी। फिर रोजगार एक अहम मुद्दा था, फिर कई जगह सड़क अहम मुद्दा था, स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ को लेके अहम मुद्दा थी।
किसान आंदोलन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ सिख समाज बड़ी संख्या में रहता है, सिख समाज, पंजाबी समाज बड़ी संख्या में रहता है और इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का असर बहुत बड़ी संख्या में देखा गया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पे जाते थे और किसान आंदोलन को समर्थन करते थे। तो उसका असर भी मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था चुनाव से ठीक अंतिम दौर पे, तो उनका जो दौरा था मतदान, आप कहाँ की बात बता रहे हैं? कुछ टाइम जब उत्तर प्रदेश में इसका मुद्दा नहीं है, जहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकतर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो आंदोलन किया था, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मुद्दा है इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है इस तरह। जी, यहाँ जो किसान आंदोलन है काफी अहम मुद्दा था, लेकिन जो प्रधानमंत्री का दौरा था उससे भाजपा कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में काफी उत्साह भरा, जो कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो उत्तराखंड के जो लास्ट दौरे थे वो भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे और भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वही कांग्रेस की बात करी जाए तो 4 धाम 4 काम की कांग्रेस बात तो कर रही है उत्तराखंड में, लेकिन जो उसके अन्य प्रदेशों में सरकार है वहां उन चीजों को लागू ना करना, भाजपा ने उसको अहम मुद्दा बनाया कि जो कांग्रेस आज उत्तराखंड में 4 धाम 4 काम की बात कर रही है वो अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकार है उन योजनाओं को वहां क्यों नहीं लागू कर रही पहले। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर भी लगातार लोग निशाना साध रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो क्या कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड को दिखा रही है, तो दिल्ली में लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है, या दिल्ली में क्या हर आदमी को रोजगार मिल गया है, या दिल्ली में जो हर महिला को 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो वो सारे मुद्दे उत्तराखंड में रहे जिससे कि चुनाव भाजपा और कांग्रेस, भाजपा बनाम कांग्रेस और कांग्रेस बनाम भाजपा पे आ गया। बिल्कुल आखिरी मोड़ पर चुनाव दोनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों के बीच में ही आकर सिमट कर रह गया। नरेश, अगर हम बात करें स्थायी राजधानी को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, हर चुनावों में इसका जिक्र किया जाता है, चुनावों के बाद भी लगातार इस पर चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। क्या स्थायी राजधानी का मुद्दा इन चुनावों में हावी रहा था या फिर उस मुद्दे को अब भुला दिया गया है? निश्चित रूप से देखिए, अब राजधानी को लेकर तो संशय शुरू से ही बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से स्थायी राजधानी को लेकर गैरसैंण की बात चल रही थी, अगर देखा जाए तो हरिद्वार तो प्लेन के जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि देहरादून के अलावा कहीं और राजधानी हो। और यही कारण है कि जो एक जो मुद्दा काफी जो मैदान क्षेत्र में है वो राजधानी को लेकर भी कहीं बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में जो मतदाता है वो काफी शांत है, उसके विचार ऐसे लग रहे हैं कि वो बदलाव चाहता है, लेकिन कितना बदलाव चाहता है ये तो आने वाले समय पर पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर कई जगह देखने को मिली, मतदान प्रतिशत हालांकि कम रहा और इसका नुकसान सत्ता पक्ष को ही होता है। बिल्कुल, और ये आमतौर पर देखा जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत घटता है तो सत्ता पक्ष को उसका नुकसान तो झेलना पड़ता है। अश्विनी जी, ये पोखलाइट भी देखी है जी। अश्विनी जी, अगर हम बात करें, चूंकि अभी वेद प्रकाश ने भी एक बात कही कि जिस तरह से स्थिति कांग्रेस बना रही है, उत्तर प्रदेश में जाती है अलग मुद्दे लेकर जाती है, 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जाती है और तमाम योजनाएं देने की बात कही जाती है, स्कूटी देने की बात कही जाती है, तो वहीं बगल से लगे उत्तराखंड में जाकर के वो 40% वाला उनका सिस्टम खत्म हो जाता है। तो क्या ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें आप जो कह रहे हो, क्या जनता इस चीज को स्वीकार करेगी और भरोसा कैसे करेगी? देखिए, अभी अवस्थी जी अगर देखा जाए तो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं, उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, उसी हिसाब से जो राज्य की मुताबिक चीजें करनी होती है वही की जाती हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे देखेंगे, जब नेशनल लेवल की इलेक्शन लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसमें हम पूरे देश के अंदर जैसे 40% महिलाओं के लिए और आरक्षित करेंगे, वो निश्चित तौर पर अगर ऐसा लगा तो किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन लड़ेंगे, पंचायत का भी प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ेंगे और एमपी का इलेक्शन भी प्रधानमंत्री लड़ेंगे और प्रधानमंत्री खुद भी सारे इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपके एमएलए, सरपंच, पंच और ये लोग क्या लड़ेंगे? मुझे ये बताइए। आप हर स्टेट में हर तरह से एक ही चीज कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मुखौटे को देख के आप वोट दें,
तो आपके पास राज्य के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके नाम पे आप वोट मांग सके, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। किसी भी राज्य हो, जिस तरीके से आज अराजकता का पूरा माहौल बन गया है देश के अंदर और राज्यों के अंदर, वो देश देख रहा है, इसी के मुताबिक वो आज वोट भी कर रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पूरे राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वो साफ हो जाएगी। चलिए गोपाल जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी के लिए कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हर जगह का चुनाव लड़ रहे हैं। भाई हमारे पास एक आइकन है, और आपने शायद देखा नहीं है, हमारे यहाँ नड्डा जी से लेकर रक्षा मंत्री जी से लेकर सब बड़ा स्टार संचालक, और सबने देश में तो छवि बनाई है जिन पर लोग भरोसा करते हैं। आप देखिए कांग्रेस सिमट के कहाँ आ गई है और भाजपा देखो कहाँ। इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हर जगह का चुनाव लड़ेंगे, 33 MLA क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की वो छवि है कि जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, जिनकी छवि पर पूरा देश उनको वोट करता है। अभी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो बड़ा व्याख्यान करते हैं ना कि अब भाजपा कांग्रेस खत्म हो गई है, मुझे लग रहा है कि भाजपा ही खत्म हो गई है। आप सिर्फ 6 राज्यों में ये दिन में सपने देखने बंद कर दीजिए कि भाजपा खत्म हो गई। अरे क्या मिटाएंगे वो लोग भगवा को दिल में सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले देश के जब कलर जितना भगवा होगा उन्हें क्या मिटाएंगे। और 15 लाख की बात की, लोग आपको इस बार दिन में तारे दिखाएंगे। मैं ये आप विश्वास के साथ कहीं तारे नहीं दिखाएंगे। अगर सच पूछो तो आपकी जमानतें जब्त होंगी अच्छे नेताओं की। आप बस अपने इंतजार करिए, इंतजार करिए। आप लोगों ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया, आप लोगों ने देवभूमि को देवभूमि नहीं लेने दिया, आपने देवभूमि को बदनाम करने की कोशिश की, आपने देवभूमि की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। अब क्या बात करते हैं कि आपको दिन में हमें दिन में सारे जनता दिखाई, आपको पहले भी जनता ने सारे दिखाए और एक बार पुनः आपको जनता सारे दिखाएगी। और मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो पहली पार्टी होगी जो रिपीट करेगी। एक बहुत समय से रिपीट हुई है प्रकार उत्तराखंड में। आप देखेंगे 2022 ऐसा वर्ष रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी वाला खाना खा रहे हैं। आज देश के लोग 80 करोड़ लोग जो है वो गरीबी का खाना खा रहे हैं। ये हालत कर दी है आपने देश की। कैसी बातें करते हैं आप। अरे देखिए आज एक चीज समझ लीजिए, आज उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, जनता सुबह भूखी उठती जरूर है, लेकिन शाम के लिए कोई ऐसा नहीं होता है जो बिना खाए सो जाए। कैसी बातें करते हैं आप कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड के उत्थान के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए किया है उतना कोई और दे भी नहीं सकता। आप लोगों ने तो उसमें मजा ले रहे हैं। आज देश की हालत ये कर दी। आप तो व्यापारियों को पूछने में आगे हैं। आप अडानी और अडानी को ये कौन सी बातें आप निकाल के ला रहे हैं ना, आपके पास कोई लूटा है जिसके नाम पर। चलिए किसने किसको लूटा है और जनता ने किसका साथ दिया है, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन देवभूमि का दंगल तो थम गया है, लेकिन नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को आएंगे। जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो चुकी है। देखना यह है कि जनता ने किसकी तरफ रुख किया है, क्योंकि इस बार जनता बड़ी ही शांत दिख रही थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।